Good morning, children. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, बेटा। हम लोग का जो लिटरेचर वाला जो पार्ट था वो अब उनका कंप्लीट हो चुका है। लिटरेचर में हमारे सारे जितने चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो किसी को कोई परेशानी उन चैप्टर्स को लेकर, प्रश्न उत्तर को लेकर? सारे बच्चे, आबिजा, लीजा, आयुष, फरहान, ईशा, प्रतीक, सब क्लियर है बेटा? ओके, तो आज जो हम लोग नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। सब लोग व्याकरण की बुक निकाल लीजिए, अपनी व्याकरण वाली बुक निकाल लीजिए। सब लोग व्याकरण वैभव, इसमें निकाल लीजिए अपठित गद्यांश, चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 30, पेज नंबर 166, 166, अपठित बोध, जिसको आगे चलकर आप लोग बोलेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश। ठीक है, तो ये है वो आपका अनसीन पैसेज, जिसको इंग्लिश में आप लोग जानते हैं अनसीन पैसेज के नाम से। आज हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है और ये बेटा क्लास 12 तक आपका अब एग्जाम में आएगा। अनसीन पैसेज जो होता है वो आपका क्लास 12 तक आएगा। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को देना होगा। ठीक है, तो सबने निकाल लिया पेज नंबर 166, 166, अपठित बोध, अनसीन पैसेज। ठीक है, तो अब आपके सामने मैं पढ़ रही हूं। पहले इसमें देखिए, अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात ऐसा गद्यांश जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से बाहर का हो। अपठित गद्यांश के अभ्यास का उद्देश्य बिना किसी सहायता के गद्यांश को पढ़ना और पढ़कर उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये चीज आप सबको ध्यान जरूर से रखनी है। बड़े क्लास तक अनसीन पैसेज आता है, इसमें क्या होता है बेटा, वो पैसेज होता है, वो गद्यांश या पद्यांश होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता, जो आपके बुक से, आपके सिलेबस के बाहर का होता है। लेकिन आपका जो लेवल है, जैसे क्लास 7 के अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही आपको वो गद्यांश दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि क्लास 12 के अकॉर्डिंग आपको एक गद्यांश दिया जाए और आप उसको समझिए और लिखिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर लेवल के अकॉर्डिंग, हर क्लास के अनुसार, तो उसके बच्चों की सोच के अनुसार ही गद्यांश दिया जाता है या पद्यांश दिया जाता है कि बच्चे इसको किस तरीके से समझ सकते हैं और इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिना पढ़ा हुआ सबसे पहले होता है। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, जो कभी पहले आपने पढ़ा ना हो, जो आपके कोर्स का बाहर का हो। ऐसा गद्यांश जो पाठ्यक्रम से निर्धारित पुस्तकों से बाहर का हो, जो मैं आपको बता चुकी हूँ आपके कोर्स के बाहर का हो। अपठित गद्यांश के अभ्यास का उद्देश्य बिना किसी की सहायता के गद्यांश को पढ़ना और पढ़कर उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना है। अब क्योंकि आप बड़े क्लास में पहुंचने वाले हो, क्लास 8 में पहुंच जाओगे, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कोई पैसेज आ सकता है, कोई गद्यांश या पद्यांश आपके सामने आए, आपको उसे पढ़ना है और अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा लेते हुए जो उसके अनुसार प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको उसमें से खोजना है और उसको लिखना है। तो ये आप सबको समझना होगा कि गद्यांश जो है थोड़ा सा मुश्किल भी आ सकता है और हो सकता है कि इतना हो कि आप लोग फटाफट उसका उत्तर लिख लें। अब आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे दी गई हैं। विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब वो कौन सी बातें हैं? पहला है यहाँ पर, गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये चीज़ पे अच्छे से ध्यान दे के काम कीजिएगा कि जो भी अनसीन पैसेज आता है, अपठित गद्यांश आता है या पद्यांश आता है, उसको आप कम से कम 2 बार पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि एक बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो क्या होता है,
कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आती हुई चीज़ें भी ऐसा लगता है कि हमें नहीं आती, हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तो आप अंश जब पढ़े हुए कोर्स के अंदर की चीज़ में हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं आता, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपठित गद्यांश हम फटाफट कर लेंगे। दिमाग को शांत कीजिए और आपको कम से कम गद्यांश को 2 बार पढ़ना अति आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमें उसका एक बार में मतलब समझ में ना आए कि गद्यांश में हमसे सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है, इसके अनुसार प्रश्न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है, उसे समझना है, ठीक है। एक बार पढ़ के समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। अब देखिए नंबर 2, उसका अर्थ एवं भाव को समझें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमको जो गद्यांश है या पद्यांश है उसके अर्थ और उसके भाव को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसके अर्थ को ही नहीं समझ पाए और उसमें क्या भाव छिपा हुआ है उसको ही नहीं समझ पाए तो हम उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, हम लोग नहीं दे पाएंगे, और अगर देंगे भी तो गलत सलत दे देंगे, ठीक है। फिर नंबर 3 है यहाँ पर, पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में उसके संभावित उत्तरों पर निशान लगाएं। अब क्या है, गद्यांश में उसके पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में उसके संभावित उत्तरों पर निशान लगाएं। अब जो आपके सामने गद्यांश होगा उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे प्रश्न दिए जाएंगे, और जब प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको उसके उत्तरों को भी उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार का गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत किया गया है या आपको दिया गया है। अब उत्तर आप बाहर के नहीं लिख सकते कि हमको तो ये समझ में आ रहा है, वो तो पैसेज में दिया ही नहीं गया तो चलो हमें जो समझ में आ रहा है हम लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके टीचर क्या करेंगे, उसको सीधा कट करेंगे, क्योंकि वो उत्तर तो आपने उसमें से देखकर लिखा ही नहीं है, गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका उत्तर है ही नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो गद्यांश में पूछा गया है उसके अनुसार ही आपका उत्तर भी होना चाहिए। फिर चौथा है आपका, पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है बेटा, हाँ हम ये ज़रूर कह रहे हैं आपसे कि गद्यांश के अनुसार आपका प्रश्न का उत्तर हो, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि एज इट इज़ जो गद्यांश में लिखा है वही आप उतार दो। आपने प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से बनाया ही नहीं, वो नहीं करना है। आपको उत्तर अपने तरीके से अपनी भाषा में उसको लिखना है, ठीक है। जो कि आप लोगों के सारे बुक्स जब आप लोग लिटरेचर अपना पढ़ते हैं, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, सब में एक पठित गद्यांश रहता है, उसके अनुसार प्रश्न रहते हैं और उसके अनुसार आप उत्तर भी देते हैं। लेकिन क्या है, वो पठित गद्यांश रहता है। आप एज इट इज़ वो लाइन टू लाइन आप नहीं उसमें छाप देते, नहीं लिख देते, आप अपनी तरफ से उस प्रश्न का उत्तर बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में ही लिखना होता है, उसमें आपको अपने शब्द लिखने होंगे। फिर नंबर 5 है यहाँ पर, प्रश्नों के उत्तर सरल, संक्षिप्त और व्याकरण सम्मत भाषा में होने चाहिए। अब आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है कि बहुत जो क्लिष्ट हो, जो सामने वाले को समझ में ना आए, या फिर अपनी जो राजकीय भाषा है उसका प्रयोग करके आपको नहीं लिख देना। आपको अगर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है तो आपको हिंदी में ही उसका उत्तर लिखना है, और ऐसी हिंदी लिखनी है जो सामने वाले को समझ में आने वाली हो सके। ऐसे जो सेंटेंस है ऐसे नहीं बनाने आपको कि समझ में ही ना, इतने क्लिष्ट लिख दिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख दिया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं उसको पढ़ने का, ठीक है। तो इसमें है प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और व्याकरण सम्मत होने चाहिए। संक्षिप्त मतलब अगर प्रश्न आपका जो दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, 1 नंबर का। गद्यांश आपका आ गया 5 नंबर का, ठीक है। गद्यांश दिया गया 5 नंबर का, तो उसमें 5 प्रश्न है, तो हर एक प्रश्न कितने नंबर का हुआ, प्रश्न कितने नंबर का हुआ, कोई बताएगा। अगर गद्यांश मैंने आपको दिया 5 नंबर का गद्यांश है और उसके अनुसार मैंने 5 प्रश्न दिए हैं, तो एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर। 1 नंबर का। अब 1 नंबर के उत्तर में आप बेटा पूरा पेज तो लिख नहीं देंगे, बहुत लंबा लंबा तो लिखेंगे नहीं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब 1 नंबर का प्रश्न है तो उसका उत्तर भी उसी के अनुसार, उस अंक के अनुसार ही होना
अति आवश्यक है बिकॉज अगर आप लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर भी लिख देंगे और जो चीज़ पूछी गई है वो आपने लास्ट लाइन में लिखी है, आखिरी लाइन में लिखी है, तो टीचर ने पहले की 3-4 लाइनें पढ़ी क्योंकि 1 नंबर का उत्तर है, उसने कहा इसका उत्तर तो उसने दिया ही नहीं है, कट। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर 1 नंबर का आपका उत्तर देना है आपको तो उसको बहुत ज़्यादा संक्षेप में नहीं लिखेंगे, मतलब बहुत छोटा आप उसको लिखेंगे, विस्तार पूर्वक नहीं लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे, ठीक है। विस्तार पूर्वक करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, आप उसको संक्षेप में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस लाइन को समझ गए आप सब लोग कि प्रश्नों के उत्तर सरल, संक्षिप्त और व्याकरण सम्मत भाषा में होने चाहिए, ठीक है। फिर छठा है यहाँ पर अपठित बोध में गद्यांश का शीर्षक भी पूछा जाता है। शीर्षक संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। अब जैसे आपके सामने कोई भी गद्यांश दिया गया बेटा और उसको पढ़ के आपको बताना है, उसमें अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि आपके अनुसार, आपकी समझ के अनुसार इस गद्यांश का क्या नाम होना चाहिए, इस पाठ का क्या नाम होना चाहिए, तो आपको जो भी समझ में आ रहा है उस गद्यांश को 2 बार पढ़ के तो आप उसका जब नाम लिखेंगे तो आप बहुत बड़ा नाम नहीं लिखेंगे। किसी पाठ का नाम आपने बहुत बड़ा देखा है? किसी मूवी का नाम अगर बहुत लंबा चौड़ा होता है तो हमें भी हंसी आती है, इतनी लंबी, इतना लंबा नाम, या किसी का नाम इतना लंबा हो तो क्या हम अपने पाठ का नाम बहुत लंबा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि सामने वाला कहेगा कि इसको मतलब इसको पढ़ना ही नहीं आता, ये समझ ही नहीं पाया इस गद्यांश को। आपको उसको समझना है, ठीक है, और उसके अनुसार आपको उस चैप्टर का, उस गद्यांश में क्या टॉपिक फिट होता है, क्या नाम इसका फिट होगा, उसको सोचना है और लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आप सबको ध्यान रखनी है, ठीक। अब यहाँ पर है, देखिए दिया गया है आपके सामने गद्यांश नंबर 1, गद्यांश नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है, इसके उत्तर भी दिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ, वैसे आप लोग ये वाला गद्यांश कर चुके हैं, मैं आप लोगों को करा चुकी, लेकिन फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं। उत्तर पे ध्यान नहीं देंगे, उत्तर प्लीज कोई भी मत देखिएगा, ठीक है। देख के उत्तर नहीं देना है, अगर देख के देंगे तो फिर तो आपके लिए इजी है ही, लेकिन देख के उत्तर नहीं देना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी समझ के अनुसार इसके उत्तर दें। तो मैं आपके सामने गद्यांश पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे उसके प्रश्नों को पूछूंगी। तो आपका यहाँ पर यहाँ पे है, पांडवों में अर्जुन सबसे वीर था। युद्ध कौशल उसने आचार्य द्रोण से सीखा था। आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे अर्जुन को बहुत चाहते थे। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था, वह भी उसी की तरह वीर था। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। आचार्य द्रोण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अर्जुन के सामने कौरव रण में टिक नहीं पा रहे थे। कौरव बहुत दुखी थे। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा, आपका मन पांडवों के साथ है, इसी कारण आप ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। सबने गद्यांश को सुन लिया अच्छे से? क्या मैं एक बार फिर गद्यांश पढ़ूं आपके सामने? सुन लिया। ठीक है, तो अब इसके अनुसार जो प्रश्न है मैं आपसे पूछने जा रही हूं। तो पहला प्रश्न है, पांडवों में सबसे वीर कौन था? अर्जुन। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहली लाइन ही है आपकी, पांडवों में अर्जुन सबसे वीर था, तो आपको उत्तर वहीं मिल चुका है। तो यहाँ पर है, पांडवों में सबसे वीर था अर्जुन। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट है, अर्जुन के गुरु कौन थे, या अर्जुन का गुरु कौन था? तो बहुत अजीब, द्रोणाचार्य। वेरी गुड, द्रोणाचार्य। और यहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो सही नहीं है। अगर हम किसी के गुरु की बात कर रहे हैं तो ये आप सबको पता है कि हम बड़ों से किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न होगा, अर्जुन के गुरु कौन थे? ठीक है, भाषा जो होती है हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को खुद ब खुद लगे कि कितने तमीज़दार इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना खराब लग रहा है प्रश्न, अर्जुन का गुरु कौन था? नहीं, अर्जुन के गुरु कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या बताया सबने? द्रोण। वेरी गुड, द्रोणाचार्य। यहाँ पर उनके गुरु थे द्रोण, जो आपको आखिरी लाइन में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है नंबर 3, यहाँ पर महाभारत के युद्ध में
कौरव किसके लड़ कौशल के आगे टिक नहीं पा रहे थे? अर्जुन। सोच लो एक बार फिर। अर्जुन, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट। 8B नेक्स्ट है, अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? अभिमन्यु। अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, युद्ध का सही वर्ण विच्छेद होगा? वेरी गुड, यहाँ पर का वाला का है या धन उ धन ध द धन ध धन अ। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है आपका प्रश्न 6, युद्ध का पर्यायवाची है? समर। युद्ध का पर्यायवाची क्या है? देखो, झगड़ा लड़ाई झगड़ा जो होता है वो हम लोग के जैसे मोहल्ले में हो गया, एक दूसरे से हो गया, लेकिन युद्ध होता है बहुत बड़े स्तर पर, जिसमें जैसे आप लोग की भाषा में मैं समझाऊं कि कंट्री वाइज, ठीक है, अगर आज भारत का चाइना से अगर कुछ होता है, गड़बड़ होता है, तो वो झगड़ा नहीं हुआ कि हम चाइना से झगड़ रहे हैं, नहीं, युद्ध चाइना के साथ हमारा युद्ध हो रहा है, ये होगा। ठीक है, तो युद्ध और झगड़े में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कौन बताएगा? वैसे जो मालविका ने बताया है वो सही है, समर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे। मुझे पता है आधे बच्चों ने तो देख के ही बताया होगा, लेकिन फिर भी वेरी गुड। नेक्स्ट है नंबर 7, यहाँ पर पांडवों में अर्जुन सबसे वीर था, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था। वेरी गुड, उत्तमावस्था यही है, ये तुम लोगों ने बिना देखे बताया, आई नो, वेरी गुड। ठीक है, तो आप अब समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप लोग किस प्रकार से करने हैं। ठीक है, अब है आपका, मैं एक और गद्यांश, ये तो हुआ आपका टिक मार्क लगाने वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, एक होता है सब्जेक्टिव टाइप। मैं सब्जेक्टिव वाला आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ और उसके 1-2 क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछूंगी, ज्यादा नहीं पूछूंगी। ठीक है, तो दूसरा गद्यांश है आपका, सच बोलने का संकट हर कोई मोल नहीं लेता, फिर भी हम दूसरों से यह आशा करते हैं कि वे सच बोलें। बात अपने आप पर आती है तो पतली गली से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। महान स्त्री पुरुषों के त्याग की चर्चा करना, उस पर ताली बजाना और बात है, जबकि अपने जीवन में त्याग में चुनौतियों से भरपूर बताना दूसरी बात है। यदि हमने ईसा मसीह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ही नहीं ली, तो उसके बारे में जानने सुनने का क्या लाभ? आज भी अपनी जान पर खेलकर सच की रक्षा करने वाले लोग हैं, हमें उनके साथ आना होगा। लोग झूठ कहते हैं, सांच को आँच नहीं, सांच को तो हर घड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आओ सुविधा के अंधेरे से बाहर निकले। ठीक है, तो यहाँ पर है, पहला है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए आपके अनुसार? अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा, वेरी गुड, इसका शीर्षक अग्नि परीक्षा ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सच एक अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो ये भी जो शीर्षक है, क्योंकि हम सच की बात कर रहे हैं और सच एक अग्नि परीक्षा के समान है, तो वो देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, हम दूसरों से क्या आशा करते हैं? हम दूसरों कि वे सच बोले। हमें आशा होती है, दूसरे से आशा होती है कि वे सच बोले, हम बोले ना बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महापुरुषों के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए?
हमें सच बोलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे जो आप लोगों को समझ के अनुसार लिखने हैं। सबको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम बेटा? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, तो ये ध्यान रखेंगे कि क्लास 12 तक अपठित गद्यांश आता है तो उसके अनुसार ही आपको मेहनत करनी है। और ओके बच्चे, तो नेक्स्ट टर्न में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे के गद्यांश को पढ़ेंगे। ऑल राइट बेटा, ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बाय बेटा, बाय। बाय।